फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वी स्पीक ऑफ जेंडर डिविजन्स वी यूजली रेफर टू। अब देखिए मेनली आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि हम लोग जो जेंडर डिवीजन की बात करते हैं तो जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है जेंडर डिवीजन का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो देखिए जेंडर डिवीजन का मतलब क्या बायोलॉजिकल डिफरेंस से कोई मतलब हो सकता है, तो आंसर है नहीं, तो ये तो गलत है। इसके बाद कहा गया अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए जेंडर डिवीजन एक तरीके से ये है कि हम लोग ने क्या किया, जेंडर आपको पता है दो तरीके की मेनली जेंडर है, एक मेल है और एक फीमेल है। हालांकि एक ट्रांसजेंडर भी होता है, लेकिन अभी उसकी हम लोग फिलहाल बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल को अगर देखा जाए तो ये मतलब ज्यादातर केसेस में माना जाता है कि जो फीमेल है वो कौन सा काम करेंगी, तो वो हाउस होल्ड का काम करेंगी, घर का काम करते हैं। ठीक है, और जो फीमेल होंगे वो बाहर का काम करेंगे, मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं कि नौकरी करेंगे, पैसा कमा के लाएंगे। तो इसी को कहा गया है जेंडर डिवीजन, कि मतलब सोसाइटी ने क्या किया है, रोल्स को असाइन कर दिया गया है, मेन और वुमेन के रोल्स को अलग अलग असाइन कर दिया है। हालांकि ये चीज बहुत कम हो गई है भारत में अब, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन। अब देखिए भारत में अगर रिजर्वेशन की बात करी जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स में तो बहुत ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको रिजर्वेशन है, जैसे एससी हो गए, ठीक है, एसटी हो गए, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है, वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो रिजर्वेशन पूछा गया है तो वो सीट्स का रिजर्वेशन पूछा गया है, किसमें, पॉलिटिकल स्फेयर में पूछा रहा है। तो जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में बिल आया तो था, लेकिन उस बिल को पास नहीं हो पाया बिल, तो अभी रिजर्वेशन लोकसभा में नहीं है, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है और ना ही कैबिनेट में है अभी। लेकिन अगर देखा जाए रिजर्वेशन किस में है, तो पंचायती राज बॉडीज में रिजर्वेशन दे दिया गया है। पंचायत आपको पता होगा जो गांव में मेनली होते हैं, तो मतलब उनमें रिजर्वेशन दिया गया, और कितना परसेंट रिजर्वेशन है, तो 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। अब देखिए कम्युनल मतलब एक तरीके से अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो संप्रदायवाद होती है। ठीक है, संप्रदाय से रिलेटेड जब कोई पॉलिटिक्स करता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से पॉलिटिक्स करी आ रही है कि संप्रदाय बता के लोगों से वोट लिया जा रहा है, या संप्रदाय को प्रॉफिट करके वोट लिया जा रहा है, या कुछ बरगला के वोट लिया रहा है, तो उसी को एक तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। अब देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स किस बिलीफ पे बेस्ड होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऐसा बिलीफ है जिसपे कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स, बिल्कुल सही है। कम्युनल पॉलिटिक्स जो भी लोग करते हैं वो लोगों को यही बरगलाते हैं कि उनका रिलीजन जो है वो दूसरों के रिलीजन से ऊंचा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी भारत में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं। सेकंड में कहा गया पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन्स, तो ये तो देखिए बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो कम्युनल का जस्ट उल्टा हो गया। ये जो बात कर रहा है एक तरीके से सेक्युलर की बात कर रहा है कि हम लोग सेक्युलर हैं, तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कंस्टिट्यूट वन कम्युनिटी, ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म को बता रहा है कि जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं वो एक कम्युनिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए और सी तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन देखते हैं, स्टेट पावर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन रिलीजियस ग्रुप्स ओवर अदर। तो देखिए ये बात भारत में लागू होती है, क्योंकि भारत क्या है, एक सेक्युलर है। ठीक है, तो ये कम्युनल वाली चीज यहाँ पर ए और सी ऑप्शन में दिखाई पड़ रही है, और बी और डी में एक तरीके से सेक्युलर की कहीं ना कहीं मीनिंग हम लोग को झलक रही है। तो इसमें ए और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आपको बताना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसके बाद कहा गया गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन। तो भारत में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको ऑफिशियल स्टेटस दिया गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और क्योंकि पूछा गया था कौन सा रॉन्ग है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए प्रोवाइड्स ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस इन रिलीजन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही गलत है, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हालांकि अगर बहुत सारे अरब कंट्रीज देखे जाए, जैसे पाकिस्तान को देख लिया जाए, ठीक है, यूएस को देख लिया जाए, तो वहां पर, ब्रिटेन को देख लिया जाए, तो वहां पर एक रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है।
नेक्स्ट में आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। अब देखिए यहाँ पर मैच द कॉलम करना है, इसमें कहा गया है पहले में अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इक्वल राइट्स की बात करता है, वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स देने चाहिए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, तो फेमिनिस्ट याद रखिएगा, फेमिनिस्ट केवल वुमेन नहीं होती है, मेन भी होते हैं जो इक्वल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन इसीलिए बोला गया, वुमेन नहीं बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड में देखिए क्या कहा गया, पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। तो देखिए रिलीजन जो है वो प्रिंसिपल बेसिस है कम्युनिटी का, ये कौन कहेगा, तो देखिए ये कम्युनलिस्ट जो होगा वो कहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। अब देखिए जो कम्युनिटी का प्रिंसिपल बेसिस कास्ट को बताता है उसको क्या कहते हैं, उसको कास्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, फोर्थ में कहा गया पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो वो कौन है, वो है सेक्युलरिस्ट। और हम लोग की कंट्री अगर देखी जाए तो कैसी है, तो सेक्युलरिस्ट कंट्री है, क्योंकि वो किसी भी कास्ट को या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को एक तरीके से किसी कोई भी अगर कोई भी रिलीजियस बिलीफ फॉलो कर रहा है तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ में कहा गया मोर रैड। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये एनसीईआरटी के तो होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, ये बिल्कुल बीच से हम लोग ने निकाले हैं, जो पेज चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी से वही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। जैसे इसमें कहा गया मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी एंड पर्सनल इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, दीज मूवमेंट आर कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर मेनली ये कहा गया है कि जो इक्वालिटी होती है पर्सनल और फैमिली लाइफ में, ठीक है, किसकी इक्वालिटी की बात यहाँ पर हो रही है, तो वुमेन और मेन की इक्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो वुमेन और मेन की जब भी इक्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसे मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो कम्युनल मूवमेंट नहीं कहेंगे, सेक्युलर मूवमेंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट इसको कहा जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ में कहा गया फेमिनिस्ट इज अ वुमेन और अ मैन। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि फेमिनिस्ट केवल वुमेन होती है, तो वुमेन केवल नहीं होती हैं, वुमेन भी हो सकते हैं और मैन भी हो सकते हैं। हु बिलीव्स इन डैश राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन। तो देखिए वो कैसी राइट्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए एक तरीके से बिलीव करते हैं, तो वो इक्वल राइट्स, मतलब वुमेन और मेन दोनों के पास कैसी राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब इक्वल राइट होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए मेन और वुमेन दोनों के पास में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। देखिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बहुत सारी चीजों में ये आगे रहती हैं। ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ डैश इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। अब देखिए पब्लिक लाइफ मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात अगर करी जाए, पॉलिटिक्स की बात करी जाए, ठीक है, या कोई भी काम जो मेन करते हैं वो सब बातें यहाँ पर अगर करी जाएं, तो उसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज्यादा है। तो फीमेल का पार्टिसिपेशन इन कंट्रीज में क्या है, पब्लिक लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। पब्लिक लाइफ को ऐसे आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है, लेकिन भारत में अगर पार्टिसिपेशन देखा जाए तो बहुत ही कम है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया, इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन अवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए अगर देखा जाए तो भारत में कई सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं लगातार जिससे वुमेन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाती है, वुमेन को एम्पावर किया जाता है। लेकिन फिर भी आज अगर देखें हम लोग की कंट्री को 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ जो वुमेन की स्थिति है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट सेकंड में क्या कहा गया, अवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड, मतलब हम लोग की जो कंट्री है, अवर्स मतलब हम लोग की जो कंट्री है वो अभी भी मेल डोमिनेटेड है, और इसी को क्या कहते हैं, पेट्रियार्कियल सोसाइटी कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसमें बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th में कहा गया है इन अवर कंट्री, तो हम लोग की कंट्री की बात हो रही है, द लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज। तो वुमेन में अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो कितना है, और मेन में कितना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वुमेन में ऑब्वियस सी बात है, वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो कम है, 54% है, और मेन का कितना है, 76% है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो भारत के बहुत सारे पार्ट्स में क्या देखा जाता है कि पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, तो पेरेंट्स सन को प्रेफर करते हैं, पुत्र को प्रेफर करते हैं। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जब वो मतलब एक तरीके से कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की है लड़का है, और अगर लड़की है तो उसका मतलब एक तरीके से भ्रूण हत्या करवा देते हैं, अबॉर्शन उसका करवा देते हैं, मतलब जो मम्मी होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनका
अबॉर्शन करवा देते हैं, तो जो बच्ची अंदर है वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन भारत में क्या किया जाए अभी भी है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये सब ऐसी कुरीतियाँ हैं जो अभी भी भारत में चली, और केवल एक ही धर्म में नहीं है, सभी धर्मों में ये चीज़ लगातार हो रही हैं। ठीक है, सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लीड्स टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कम हो रहा है वो ऐसी कोई मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं वजह से कम हो रहा है। ठीक है? तो इसीलिए अगर आप सेक्स रेशियो देखेंगे तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो भारत में है वो कितना है, 919 है। मतलब जो 1000 लड़कों पे अगर देखा जाए तो 919 केवल लड़कियां हैं। मतलब लड़कियां अगर देखा जाए तो 81 कम है 1000 लड़कों पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है जो बहुत ही मुश्किल से फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल फिलहाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहा गया। 11 में कहा गया पेट्रियार्की इज अ रूल बाय डैश। अब देखिए पेट्रियार्की क्या होती है। पेट्रियार्की मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पितरात्मक एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर पिता का रूल होता है, तो फादर का रूल होता है इसमें। ठीक है, तो रूल बाय फादर, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रेफर अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर एंड गिव्स द पावर ओवर वुमेन। मतलब ये अगर देखा जाए भारत में अभी भी है, और इसमें होता क्या है कि जो मेन है, मतलब जो पुरुष प्रधान समाज इसी को ही कहते हैं, कि जो मेन की वो वैल्यू है वो वुमेन से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, पहले तो ये बहुत ही ज्यादा था, लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से वुमेन बहुत ज्यादा एम्पावर हो गई, और होना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स डैश आर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। तो हर रोज की बात अगर करी जाए तो एक इंडियन वुमेन जो होती है, महिला जो है भारत की, वो 1 घंटा ज्यादा काम करती है। कितने घंटा काम ज़्यादा करती है, तो 1 घंटे ज़्यादा काम करती है किससे, एवरेज मैन से। ठीक है, मतलब आदमियों से ज़्यादा काम कौन कर रही है, महिलाएं कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। अब देखिए जो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया, जिसमें क्या कहा गया, इक्वल वेज देने की बात करी गई है इक्वल वर्क के लिए। ये कब आया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आया था 1976 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे आते हैं। इसमें कहा गया द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन members in Lok Sabha has touched dash percent of its total strength for the first time in 2019। तो मेनली आपसे पूछा गया है कि 2019 में जो लोकसभा है, आपको पता होगा पार्लियामेंट में मेनली 3 होते हैं, एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा की बात करी जा रही है, और इसमें पूछा गया है कि वुमेन का परसेंटेज अगर देखा जाए, मतलब अगर लोकसभा में इस समय अगर देखें तो 543 सीट्स हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट्स थी उसको खत्म कर दिया गया है, तो 543 सीट्स हैं। तो इसमें परसेंटेज की बात अगर करी गई तो परसेंटेज वुमेन का कितना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वुमेन का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 14.36% वुमेन है 2019 लोकसभा के हिसाब से। मतलब 2019 से जो लोकसभा चल रही है उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है केवल 14.36%। सोचिए कितना कम परसेंटेज है वुमेन का। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, तो लेजिस्लेचर में अगर आप देखेंगे तो 2 तरीके के लेजिस्लेचर होते हैं। तो लेजिस्लेचर को अगर डिवाइड करना है तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक सेंटर पे होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, और एक अगर देखेंगे तो स्टेट पे लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, तो सेंटर पे लेजिस्लेचर क्या होता है, तो सेंटर पे लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। स्टेट में अगर आप देखेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आप देखेंगे तो सभी स्टेट्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली सभी स्टेट्स में ही है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी है, मेनली दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया या पुडुचेरी हो गया, और जम्मू कश्मीर जो अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। तो यही लेजिस्लेचर जो बनाए गए हैं, तो इसमें अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, प्रपोर्शन देखा जाए तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 पे आते हैं। 16 में कहा गया देयर, अब ये देखिए देयर शेयर की बात करिए तो देयर मतलब यहाँ पर कौन है, वुमेन की बात करी आ रही है। तो वुमेन का जो शेयर है स्टेट असेंबली में इज लेस देन डैश परसेंट। तो कितने परसेंट से भी कम है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो 5% से भी जो शेयर है वुमेन का या परसेंटेज जो है वुमेन की स्टेट असेंबलीज में वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो बाकी और बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अच्छे नॉर्डिक कंट्रीज की बात पहले करी गई, जैसे फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, उन कंट्रीज की बात करी गई। तो यहाँ पे वुमेन का अगर शेयर देखा जाए पार्लियामेंट में तो 42.3% है। अमेरिका की बात करी जाए तो 29.5%। सोचिए कितनी डेवलप्ड कंट्री है लेकिन फिर भी यहाँ पर
30% सोचिए वुमेन का शेयर नहीं है। यूरोप की बात करिए, हम लोग यूरोप को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन देखिए वहाँ पर भी अगर शेयर देखा जाए वुमेन का तो बहुत ही कम है। इसके बाद सब सहारन अफ्रीका जो मतलब यहाँ पर तो एक तरीके से लिटरेसी ही कम है, यहाँ पे तो बहुत वैसे ही मतलब ये समझ सकते हैं कि गरीबी है। तो यहाँ पर भी लेकिन फिलहाल यूरोप के कंपैरिजन में देखें तो कहीं न कहीं ठीक-ठाक हम लोग को देखने को मिल रही है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। एशिया में अगर देखें तो 19.8% है। अरब स्टेट्स में देखें तो अब देखिए अरब स्टेट से अगर इंडिया की तुलना करी जाए, हम लोग ये बहुत बोलते हैं कि जो अरब में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। वुमेन को रिप्रेजेंटेशन अरब कंट्रीज में, अरब स्टेट्स में ज़्यादा दिया जा रहा है पार्लियामेंट में, लेकिन भारत में केवल कितना है, 11.8% है। तो कहीं न कहीं बहुत पीछे है भारत, और इसीलिए कहा जाता है कि जो 33% रिजर्वेशन की बात करी जा रही है लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया, डैश ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट क्या बोला गया, पंचायत बोला गया और म्युनिसिपैलिटीज बोली गई है। पंचायत कहाँ पर होती है, गांव में होती है। म्युनिसिपैलिटीज कहाँ होती है, शहरों में होती है। आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन, तो कितनी परसेंट सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए, तो 33% सीट्स रिजर्व है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, नाउ देर आर मोर देन डैश इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो रूरल, अब देखिए रूरल लोकल बॉडीज अभी आपको बताया था पंचायत होती हैं, ठीक है, मतलब गांव में पंचायत होती हैं, ये लोकल बॉडीज हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती है, तो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, इनको अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। अब अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में वुमेन का कितना हो गया है, तो 10 लाख वुमेन ऐसी हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं अपनी पंचायत को या म्युनिसिपैलिटी को। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 क्वेश्चन में कहा गया, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन डैश फॉर वुमेन। तो देखिए 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन डिमांड कर रही है वुमेन, लेकिन किस में, तो देखिए लोकसभा, केवल लोकसभा में डिमांड हो रही है तो गलत है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में डिमांड हो रही है तो गलत है, दोनों में डिमांड हो रही है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 to 20 में कहा गया, गांधी जी यूज टू से। अब देखिए अभी तक हम लोग ने जेंडर की बात करी, अब हम लोग रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो रिलीजन में कहा गया कि गांधी जी ने क्या कहा कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम डैश। तो गांधी जी ने कहा है कि जो रिलीजन है उसको कभी भी हम लोग इकोनॉमी से सेपरेट नहीं कर सकते, कि हिस्ट्री से, कि पॉलिटिक्स से। तो सही आंसर है पॉलिटिक्स से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स की बात करी जाए तो क्या पॉलिटिक्स में रिलीजन की बात होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला यही आंसर सबका आता है कि नहीं होनी चाहिए, रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा है और बहुत अच्छा विचार दिया। उस विचार को यहाँ पर देखते हैं ऐसा क्यों कहा है। देखिए उनका कहने का मतलब क्या है कि रिलीजन वॉज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब यहाँ पर रिलीजन को अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन देख के चल रहे हैं, केवल हिंदू मान रहे हैं रिलीजन को या केवल इस्लाम मान रहे हैं रिलीजन को, तो वो गलत है। लेकिन क्या मान के चलना है, तो जो मॉरल वैल्यूज सारे रिलीजन देते हैं, चाहे वो हिंदू की मॉरल वैल्यूज हो, चाहे वो इस्लाम अगर कोई मॉरल वैल्यूज दे रहा है, तो अगर सारी वो मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स। देखिए एथिक्स की बात यहाँ पर करी गई है, और एथिक्स किससे आता है, रिलीजन से आता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो रिलीजन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत लोग इस्तेमाल करते हैं, तो रिलीजन जैसी अच्छी चीज़ भी क्या हो जाती है, बुरी हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, 21st क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात वैसी कह दी गई है कि जो रिलीजन है वो प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। अभी हमने बताया था ये कौन सा, मतलब ये क्या, ये पॉलिटिक्स कैसी है, तो इसको बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया, इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म डैश लीड्स टू बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। तो देखिए बहुत, मतलब एक तरीके से कम्युनलिज्म जब होगा, इसका आंसर तो कम्युनलिज्म है, लेकिन अब थोड़ा सा समझा देते हैं क्या कह रहा है। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनलिज्म अगर अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो होगा क्या, कि लोगों में एक ऐसा बिलीफ आ जाएगा जिससे उनको ये लगेगा कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, वो एक साथ में एक कंट्री में नहीं रह सकते हैं। लेकिन भारत में अगर देखेंगे तो भारत में कम्युनलिज्म नाम की कोई चीज कभी भी पैदा नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई भी इसको सपोर्ट करता है, ना ही हमारा संविधान भी इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो भारत है वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। हम लोग सभी रिलीजन को बराबर की रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते रहेंगे।
नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही गई, उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन बिलीफ, अब देखिए ये कम्युनलिज्म स्प्रेड क्यों होता है, इतना आगे क्यों बढ़ता है? तो इसमें कहा गया व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है, कम्युनलिज्म तब बढ़ता है जब जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, या जो एक तरीके से जो पंडित होते हैं, पादरी होते हैं, ठीक है, या मुसलमानों में अगर देखा जाए तो जो वहाँ पे वहाँ के जो काज़ी होते हैं, जब वो लोग कहते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है या हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, तब कहीं न कहीं लोगों में ये विश्वास पैदा होने लग जाता है कि उनका रिलीजियस ग्रुप ऊपर है, और कहीं न कहीं ये वो कम्युनलिज़्म को बर्थ देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फोर्स्ड आर फॉर्म्ड टू अपोजिट। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक और दूसरा 2, ठीक है? ये मान लीजिए हिंदू है और ये मान लीजिए मुस्लिम है। अब मुस्लिम क्या कह रहा है कि हमको मस्जिद बनवानी है, ठीक है? और हिंदू क्या कह रहा है, हमको मंदिर बनवाना है। अब हिंदू को क्या लग रहा है कि अगर मंदिर बन रहा है तो मुस्लिम उससे परेशान, ठीक है? मतलब मंदिर बना तो उससे मुस्लिम परेशान, और मस्जिद बना तो उससे हिंदू परेशान। तो अगर ऐसी चीज़ कोई आ जाती है, तो कहीं न कहीं ये भी कम्युनलिज़्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। कम्युनलिज़्म इसी से डेवलप होता है कंट्री में। ठीक है? तो इस तरीके की कोई भी अगर चीज़ कोई भी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है, सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है? और देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कहा गया कि स्टेट पावर इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। अगर स्टेट पावर का मतलब है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ये करने लग जाए कि एक रिलीजन, केवल सिंगल रिलीजन को क्या करने लग जाए, उसको डोमिनेट करवाने लग जाए। ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि भारत देश है, तो भारत देश में अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी किसकी है, हिंदूज़ की है, और कम में कौन है, तो मतलब सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो है मुस्लिम्स, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे हिंदुओं में अगर बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए सब्सिडी अगर दी जाती है, तो मुस्लिम्स में भी हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग की कंट्री क्या है, सेक्युलर है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब अगर मान लीजिए हम लोग की कंट्री कम्युनल होती, कभी ना हो और ना ही कभी हो पाएगी, ऐसा हमारा संविधान है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारी कंट्री कम्युनल होती, तो क्या होता, या तो मुस्लिम्स को केवल हज की यात्रा के लिए पैसा दिया था, सब्सिडी दी जाती, और या तो केवल हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा में सब्सिडी दी जाती। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन हमने आपको बताया था बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये चीज फॉलो होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स या कम्युनलिज्म फॉलो होता है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात है कि भारत में ये चीज नहीं है और ना ही कभी हो पाएगी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, देखते हैं इसमें क्या कहा गया। डैश लीड्स टू बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। तो अभी हमने आपको बताया था ये जो कंडीशन दी गई है कि लोगों में कुछ इस तरीके का विश्वास हो जाता है कि अगर अलग अलग धर्म के लोग हैं तो वो एक साथ में एक इक्वल सिटीजन के रूप में नहीं रह सकते हैं। तो ये जो कंडीशन आ जाती है, ये जो बिलीफ आया था, इसको कहते हैं कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। देखिए हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनका इतना दिमाग था, इतने तेज थे वो लोग, एक तरीके से इतने ऑप्टिमिस्टिक थे कि उनको पता था कि ये जो कम्युनलिज्म वाली चीज है वो कहीं ना कहीं भारत में पैदा होगी। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ डैश स्टेट। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, हम लोग के कंट्री को सेक्युलर स्टेट बनाया, मतलब सेक्युलरिज्म फॉलो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। अब देखिए इंडियन स्टेट मतलब इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो क्या यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन है, तो आंसर है नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया स्टेटमेंट 1 दिया गया दोज लॉ दैट डील विद द फैमिली रिलेटेड मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा इन अवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉज। अब देखिए दोज डील विद फैमिली रिलेटेड सच। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से कहा गया है कि फैमिली रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं वो मेनली कौन कौन से होते हैं, तो वो मैरिज हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या कह रहा है, इन अवर कंट्री डिफरेंट फैमिली लॉज अप्लाई टू फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो हम लोग की कंट्री में अगर देखेंगे तो अलग अलग फैमिली लॉ अलग अलग रिलीजन के लिए अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इस मुद्दे को थोड़ा सा ऐसे समझिए, जैसे इस्लाम है, मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स में क्या है, पॉलीगेमी अलाउड है, लेकिन हिंदूज में क्या है, पॉलीगेमी अलाउड
नहीं है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा शादी अगर मुस्लिम कोई करता है तो वो गैर कानूनी है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। लेकिन शरिया के हिसाब से जिससे मतलब जो इस्लाम में है उसमें पॉलीगैमी को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। तो यही बात यहाँ पर करी गई और कहीं न कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो इसीलिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात करी जाती है। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़ी चर्चा उसको बाद में कभी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 27th में कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद रिलीजियस कम्युनिटीज, फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जा रही है, ये अलाउ क्या करता है, ये स्टेट को अलाउ करता है कि वो किसी भी मैटर पे, अगर वो रिलीजियस मैटर भी है उस पर भी क्या कर सकती है, कोई भी ऑर्डर बना सकती है, मतलब एक तरीके से इंटरवीन कर सकती है, उसमें दखल दे सकती है अगर कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो रिलीजियस कम्युनिटी की मतलब एक तरीके से इक्वालिटी के खिलाफ हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोगों ने सबरीमाला का केस सुना हो, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात करेंगे तो सबरीमाला का केस सुना होगा। इसमें क्या था, कुछ ऐसी वुमेन थी जिनको मना कर दिया गया था कि वो सबरीमाला टेम्पल में नहीं जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राइट टू फ्रीडम को एक तरीके से वो बैन कर रहा था, या ये कह सकते हैं खत्म कर रहा था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जा सकती हैं। और इसी तरीके से अगर ट्रिपल तलाक की बात करी जाए तो ट्रिपल तलाक पे भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, मतलब उसमें सुनवाई करी थी, उसमें अपना डिसीजन दिया था और इसको भी क्या माना था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। ठीक है, तो ये दोनों बातें ये बताती हैं कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसकी कोई भी लिबर्टी को हानि पहुंचती है तो उसके खिलाफ स्टेट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के दोनों लोग क्या कर सकते हैं, इस पे डिसीजंस ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे इट बैन्स, क्या बैन किया गया है, तो अनटचेबिलिटी को क्या करती है, बैन करती है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को समझ सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो इसीलिए किया गया है क्योंकि वो एक कुरीति है जिसको बैन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया दो स्टेटमेंट दिए गए, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, जो हिंदूज की मेनली बात करें तो 4 वर्णों में विभाजन हुआ है। ठीक है, 4 वर्णों में सबसे ऊपर कौन है, ब्राह्मण है, दूसरे पे क्षत्रिय है, तीसरे पे वैश्य है और चौथे पे कौन है, शूद्र है। सबसे बुरी कंडीशन किसकी थी एंशिएंट टाइम में, तो शूद्र की थी, जिसकी वजह से उनको जो काम वाम दिया जाता था वो भी ऐसा काम होता था जो इनह्यूमन कह सकते हैं उसको, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस करी जाती थी अनटचेबिलिटी की, क्योंकि उनका काम भी जो उन लोग को दिया गया था बहुत ही खराब तरीके का काम अलॉट किया जाता था। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग का जो भारत है वहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से रिजर्वेशन की जरूरत पड़े और बहुत सारी इसके पीछे कहानियां हैं। तो चलिए फिलहाल स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया सोशल रिफॉर्मर्स। अब देखिए कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की बात अगर करी जाए, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, गांधी जी हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं। इन लोगों ने एडवोकेट किया है या ये कह सकते हैं इन लोगों ने काम किया है किस चीज पे, कि सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटी जो है, वो जो कास्ट इनइक्वालिटी इन विच मतलब इस्टेब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटी जो है उसको खत्म किया जाए, या कास्ट इनइक्वालिटी ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां पर कास्ट इनइक्वालिटी ना हो या कास्ट इक्वालिटी हो। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो लोग केवल ये सोचते हैं कि बी आर अम्बेडकर जो हैं केवल वही ऐसी सोसाइटी चाहते थे या उन्होंने ही केवल काम किया है जो कास्ट इनइक्वालिटी के लिए है, ठीक है, या कास्ट इक्वालिटी के लिए है, ठीक है, जो कास्ट इनइक्वालिटी को खत्म करता है, तो ये गलत है। ऐसी सोच लोगों की बहुत छोटी सोच है, ये बहुत मतलब समझ सकते हैं 5% केवल काम आप समझ सकते हैं इनका। यहाँ पर अगर देखा जाए ज्योतिबा फुले का बहुत बड़ा रोल है, गांधी जी का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है, पेरियार रामास्वामी नायकर का अगर बात करी जाए तो साउथ इंडिया में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं सबके रोल हैं। तो केवल ये बोल देना कि बी आर अम्बेडकर जी ने ही, हाँ इन्होंने किया बहुत कुछ है, ये नो डाउट बिल्कुल सही बात है, लेकिन केवल इन्होंने ही सब कुछ किया है हरिजन के लिए या जो लो कास्ट के लोग हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो एज अ स्टूडेंट हम लोग को सारी बातें पता होनी चाहिए, फिर हम लोग को कोई राय निकालनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन को देखते हैं। 30th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर डैश ईयर्स। तो देखिए जो सेंसस होता है इसको कौन कराता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री जो है वो इसको कंडक्ट कराती है और हर 10 साल में ये कंडक्ट होता है। और इसमें होता
क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, रिलीजन पूछा जाता है लोगों का, ठीक है, कितने बच्चे हैं, घर में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे एसी है कि नहीं है, गाड़ी 4 पहिया है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें सेंसस में होती है, जिससे आगे की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं सरकार की, वो अच्छे से सरकार समझ के बनाती है। ठीक है, देयर इज अ कॉमन बट मिस्टेकन इम्प्रेशन। अब देखिए एक बहुत बड़ा एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लोग बहुत परेशान रहते हैं पॉपुलेशन को लेके। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन, अब इंडिया किस पे आ गया, इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया पॉपुलेशन पे। हम लोग ने चाइना को भी पिछाड़ दिया, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, अभी तक चाइना का नाम बदनाम रहता था कि चाइना सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन अब कौन हो गया, भारत हो गया है। ठीक है, अब देखिए उसमें भी बहुत सारे बंटवारे हैं, क्या कि हिंदू की पॉपुलेशन और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन। कुछ ऐसे आपको पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे जो ये कहते रहते हैं कि मुस्लिम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं या हिंदू की जनसंख्या बहुत कम हो रही है तो हिंदुओं को ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। तो ये सब जो मानसिकता है बिल्कुल गलत है। आप सीधे सीधे ये समझिए, अगर एनसीईआरटी और जो डेटाज आते रहते हैं सरकार के, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन, ठीक है, पहली चीज़ तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो वो सबके लिए गड़बड़ है, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रपोर्शन ऑफ द डैश कंट्रीज पॉपुलेशन इज गोइंग टू ओवरटेक अदर रिलीजियस कम्युनिटी। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके इतनी बढ़ जाएगी कि वो दूसरी कम्युनिटीज को खत्म कर देगी या एक तरीके से उनको ओवरकम कर देगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर पहली बात मुस्लिम्स की बात हो रही है, तो पहले तो पता होना चाहिए। तो ये जो बात कही जा रही है बिल्कुल इनवैलिड बात है, बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल कोई परेशान ना हो। अगर कोई हिंदू है तो भी परेशान ना हो और मुसलमान है तो भी बिल्कुल परेशान ना हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 32nd क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा गया। अब देखिए यहाँ पर एक कमेटी की बात बताई जा रही है और उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो कोई भी अगर मुद्दा उठता है तो उसके लिए कोई कमेटी बना दी जाती है, उसकी जो भी चेकिंग करती है, जो भी उससे रिलेटेड एक तरीके से कह सकते हैं पूरा इंक्वायरी करती है, तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी बनाई गई और इसको कहते हैं क्या, सचार कमेटी कहते हैं। अब देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा शोज दैट प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम इज एक्सपेक्टेड टू गो अप अ लिटिल बाय अबाउट 3 to 4%। मतलब अगले 50 साल में भी अगर मुस्लिम्स की जनसंख्या देखी जाए तो कितनी बढ़ने वाली है, 3 से 4%। मान लीजिए इस समय अगर बात की जाए, मोटा मोटा बात की जाए, 20% अगर मान लीजिए मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम अगर देखा जाए 25% हो जाएंगे। ठीक है, हिंदूज कितने हैं, 80% हैं, तो क्या कम है या इसने ओवरकम कर दिया क्या इसको? तो बिल्कुल नहीं कर दिया। तो ये जो अफवाहें रहती हैं, केवल एक तरीके से बताया गया है ना, अभी हम लोग ने बात करी थी कम्युनलिज्म की, तो उसी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे नेता लोग ये सब बातें करते रहते हैं। तो उससे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ी लिखी जनता है, बहुत ज्यादा उससे परेशान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया द सेंसस ऑफ इंडिया काउंट्स सोशल ग्रुप्स सच एज। अब देखिए जो सेंसस की बात करी गई, इसमें सोशल ग्रुप्स की भी काउंटिंग होती है। अब देखिए कौन कौन से सोशल ग्रुप काउंट किया जाता है, तो एससीज को काउंट किया जाता है, एसटीज को काउंट किया जाता है, ओबीसी को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एससी एंड एसटी। ठीक है, ओबीसी को काउंट करने की बात हो रही है लेकिन अभी फिलहाल वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट इज कॉमनली नोन एज दलित्स। अब देखिए दलित किस कास्ट को बोलते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, शेड्यूल कास्ट को दलित बोला जाता था। ठीक है, इंक्लूड दोज दैट वर प्रीवियसली रिगार्डेड एज आउटकास्ट इन द हिंदू सोशल ऑर्डर। तो हिंदूज में अगर देखा जाए, अभी हमने आपको 4 वर्ण बताए थे, जो सबसे निचला वर्ण था वो एससीज को कहा जाता था, बहुत यातनाएं दी जाती थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इतने सारे मतलब लॉज बना दिए गए हैं जिसकी वजह से वो सब चीजें खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को भी क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 35th क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच कास्ट इज रिफर्ड टू एज आदिवासीज। आदिवासीज किसको कहते थे, तो आदिवासीज कहते थे शेड्यूल्ड ट्राइब को। मेनली ये कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, हिल्स में रहते थे, जंगल में रहते थे। और अगर देखा जाए तो इनकी जो सोसाइटी होती थी वो अलग होती थी और बाकी सोसाइटी अलग होती थी। मतलब जो हम लोग की सोसाइटी थी या जनरल पब्लिक की सोसाइटी अगर देखी जाए, ठीक है, या जो लैंड पे लोग रह रहे हैं, प्लेन्स पे लोग रह रहे हैं, उनकी सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 36 क्वेश्चन में कहा गया इन 2011 द शेड्यूल कास्ट वर डैश परसेंट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वर डैश परसेंट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज कितनी थी 2011 में और शेड्यूल ट्राइब की कितनी थी, तो शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज थी 16.6% और ट्राइब की परसेंटेज देखी है तो 8.6% ट्राइब्स थे।
37 में कहा गया SC एंड STs एंड OBCs टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो अगर SC ST OBC तीनों को मिला दिया जाए तो कितनी पॉपुलेशन हो जाती है, तो 67% पॉपुलेशन हो जाती है भारत की, ठीक है। एंड अबाउट -% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। अब हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, तो 75% हिंदू पॉपुलेशन में केवल यही 3 जाति हैं या यही 3 एक तरीके से कैटेगरी हैं, ठीक है। मतलब अगर 100 लोग अगर हैं तो 100 लोग में से आपको केवल 33 ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या होंगे, ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे। बाकी सब कैसे होंगे, या तो वो शेड्यूल कास्ट होंगे, या तो वो शेड्यूल ट्राइब होंगे, या तो अदर बैकवर्ड कास्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 में देखिए क्या कहा गया, उससे पहले ये फिगर देख लीजिए। इसमें देखिए थोड़ी सी बात कही गई है कि कम्युनिटी जो भारत में थी 2011 में, उससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिया गया। जैसे सबसे बड़ी कम्युनिटी कौन है, सबसे बड़ा रिलीजन कौन है, तो वो हिंदू है 79.8%। सेकंड पे कौन था, तो मुस्लिम्स थे 14.2%। अब हालांकि बढ़ गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिश्चियन की बात अगर करें तो 2.3%। मतलब अगर आपसे पूछा जाए माइनॉरिटी में सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है, तो मुस्लिम्स की है। और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है, क्रिश्चियन की है। थर्ड पे कौन है, सिख्स है, मतलब जो सिख होते हैं, ठीक है, वो है। इसके बाद अगर देखें तो अदर्स में 2% है, और 2% में भी सबसे ज्यादा कौन है, बुद्धिस्ट 0.7, 0.4 जैन, और भी बहुत सारी कास्ट हैं जो बाकी उसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इज कॉल्ड। अब देखिए जब पॉपुलेशन जो है जब शिफ्ट होती है रूरल एरिया से किसकी तरफ, अर्बन एरिया की तरफ जब शिफ्ट होती है पॉपुलेशन, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको माइग्रेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 39 क्वेश्चन में कहा गया शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। देखिए जब कोई एक ऑक्यूपेशन छोड़ के दूसरे ऑक्यूपेशन में जाता है, यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक अप द ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस्ड बाय दी देयर एंसेस्टर्स। अब देखिए एंसेस्टर्स की बात यहाँ पर आ गई, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है और इसके पिताजी का एक तरीके से ये काम था कि वो धोबी थे, मान लीजिए वो कपड़ा धोते थे, ठीक है। और इसका बच्चा क्या बन गया, बच्चा मान लीजिए IAS बन गया, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। मतलब इस बच्चे ने भी वो धोबी वाला काम नहीं किया, इस बच्चे ने क्या किया, पढ़ाई करी, और पढ़ाई करके क्या बन गया, IAS बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए क्या कहा गया, कास्ट हायरार्की is a ladder like formation in which all the caste groups are placed from highest to lowest caste। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक छोटी सी बात कही गई है कि कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है भारत में जिसमें केवल एक ही सिंगल कास्ट पूरी मेजॉरिटी में हो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कैंडिडेट पार्टी कोई भी खड़ी होती है तो उसको केवल एक कास्ट के लिए को ही वोट नहीं चाहिए, उसको अगर इलेक्शन में जीतना है तो सारी कास्ट या जितनी भी कास्ट है उन कम्युनिटी की या उन कास्ट का वोट चाहिए होगा। इसीलिए कम्युनलिज्म भारत में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 40 क्वेश्चंस किए। इसके अलावा बहुत सारे MCQs हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो SST के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, जो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट आप लोग जाके कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।